प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जो है पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम जैसे कि आप सबको पता है शीत युद्ध का दौर है। और इस पुस्तक में जो है इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको बता ही दिया था कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पहला पार्ट है और इस पहले पार्ट का नाम ही जैसे कि शीत युद्ध का दौर है। इसमें हम समझेंगे क्या क्या है चैप्टर में। मुख्य रूप से जो है इसका हम आज इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा परिचय में जैसे कि आप देखोगे इसमें यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। मतलब ये जो पूर्व पीठिका का मतलब है एक प्रकार का कह सकते हो कि यह पाठ जब हम पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि पूरे पुस्तक के अंदर में जितने भी चैप्टर हैं, मतलब कुल चैप्टर इसके अंदर में 9 चैप्टर है, उन 9 चैप्टर में 9 पार्ट में जो है 9 चैप्टर के अंदर में जो है एक प्रकार से पढ़ने से, इस पहले चैप्टर को पढ़ने से हमको एक पूरा उन सभी चैप्टरों का जो है एक आधार प्रस्तुत करता है ये पाठ। इसलिए इसको पूर्व पीठिका कहते हैं, इसको कहा जा रहा है पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है ये पाठ। और दूसरा इसके अंदर में हम देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति को जो है समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। मतलब शीत युद्ध जो मैंने बताया था आपको कि ये पार्ट शीत युद्ध का दौर ही है, तो शीत युद्ध एक समझना चाहोगे तो एक ऐसा युद्ध था जिसके अंदर में बिना युद्ध लड़े जो है एक ऐसी संभावना बन गया था जिसके अंदर में ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध होकर रहेगा, परंतु ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था। उसके बारे में हम आगे पाठ में चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक जो है समझेंगे क्या क्या है ये। तो मतलब इसमें परिचय में हम देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व मैंने बताया था कि समकालीन विश्व 1991 पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया भी था समकालीन विश्व के बारे में, बुक को समझाया था। तो उसमें 1991 के समय के बाद का जो समय था, 1991 के बाद का जो समय है उसको समकालीन विश्व राजनीति के रूप में जो है इसको देख सकते हैं। एक ऐसे राजनीति की शुरुआत हुआ था जिसको हम इस पूरे पुस्तक में हम देखेंगे। और तीसरा इसके अंदर में परिचय में जो है इस अध्याय में जो है हम देखेंगे कि 2 महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर कहते हैं, इन दोनों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। मतलब 2 महाशक्ति जो था, पहला यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, इन दोनों का जो है वर्चस्व का मतलब कि इन दोनों महाशक्तियों का जो है दबदबा पूरे विश्व में शीत युद्ध के दौरान जो है देखने को मिलता है। इनमें जो है हम देखेंगे कैसे इन दोनों की राजनीतिक में कैसे परिवर्तन आया, कैसे अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए विश्व पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं वर्चस्व स्थापित करने के लिए कैसे इन दोनों में जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदता शुरू हुआ, उन सब के बारे में हम समझेंगे। और इस अध्याय में हम और देखेंगे शीत युद्ध ने विश्व के विभिन्न हिस्सों पर क्या प्रभाव छोड़ा, मतलब पूरे विश्व में क्या क्या प्रभाव शीत युद्ध ने छोड़ा, प्रभाव के बारे में भी हम देखेंगे। इम्पैक्ट जो है क्या पड़ा हमारे पूरे वर्ल्ड पे, उसको भी हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है इस वाले चैप्टर में गुट निरपेक्षता आंदोलन, जिसे नेम भी बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर में देखेंगे कि कैसे दोनों महाशक्तियों को इसने चुनौती प्रस्तुत किया था। इसने जो है चैलेंज देना शुरू किया था उस समय पर 1945 के अंदर में जो हम देखते हैं जब 2 महाशक्ति उभर कर आया दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध तुम सबको पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार जो है शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध।
तो उसकी समाप्ति के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध के दौर में दो महाशक्ति यूएसए और यूएसए सार्क दोनों महाशक्ति का वर्चस्व शुरू हुआ। और उसी दौरान हम देखते हैं तीसरा जो है एक प्रकार का कह सकते हो विकल्प जो पूरी दुनिया के सामने क्या आ गया था, गुट निरपेक्ष नेम जिसे कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन उभर कर आया। और इसके अंदर में जो है इसने 9 स्वतंत्र राष्ट्र जो थे, जो 1950 या 47 या कह सकते हो 1950 के बाद 1947 में जैसे भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद और भी बहुत सारे एशिया महाद्वीप के देश आज़ाद हुए, अफ्रीका महाद्वीप के देश आज़ाद हुए, जिसे 9 स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं। तो उन सब के सामने एक विकल्प प्रस्तुत किया गुट निरपेक्षता ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने। तो उसके बारे में भी हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में हम गुट निरपेक्ष आंदोलन पर भारत की भूमिकाओं, भारत की क्या भूमिका रहा, इंडिया का जो है रोल उसमें क्या रहा गुट निरपेक्षता आंदोलन के ऊपर में, वो भी हम देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। भारत ने किस तरीके से जो है अन्य देशों को प्रेरित किया, कैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन बना हुआ और कौन कौन से देश शामिल थे, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें भारत में की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम देखेंगे, उन्होंने कैसे जो है कदम उठाए, क्या भारत ने जो है इस आंदोलन को क्यों शुरुआत किया, इसका उद्देश्य क्या था, ये सभी चीज़ जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हम पाठ आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो है ये पाठ में हम परीक्षा के तौर पर जो हम पढ़ने वाले हैं आज। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 बात जो है शीत युद्ध की समाप्ति को जो है, समाप्ति के बाद का जो समय था 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके बाद हम देखते हैं समकालीन विश्व की राजनीति की शुरुआत के रूप में देखा जाता है, वो हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का और सोवियत संघ का किस प्रकार से आपस में जो है शक्तियों को विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए एक प्रतिस्पर्धा कैसे चला इनके बीच में, और वर्चस्व इनका जो है पूरे शीत युद्ध के दौर में किस तरीके से रहा, वो हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम जो है देखेंगे शीत युद्ध ने जो पूरे विश्व के विभिन्न हिस्सों पर क्या प्रभाव छोड़ा, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे गुट निरपेक्षता आंदोलन का क्या भूमिका था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद अंत में जो है इसमें हम भारत की गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो है भारत की भूमिका, भारत का जो है, इंडिया का जो है क्या रोल रहा, उसका उस पर हम चर्चा करेंगे। और प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो मैंने जो है पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, पूरी बुक का इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें भी यदि आपको कोई दिक्कत आता है या इस वाले पाठ में या हम जो भी पढ़ेंगे उसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए ये मेरा फ़ोन नंबर है रंजन कुमार 8178435402। आप इसके ऊपर में व्हाट्सअप कर सकते हो और उसमें से कोई भी आपको दिक्कत हो तो वो जानकारी ले सकते हो। व्हाट्सअप के माध्यम से मैं दोबारा जो है वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर में। चलिए आगे, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है क्यूबा मिसाइल संकट। हमको ये समझना है क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो क्या था। सबसे पहले जो है हम देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। इसके अंदर में हम 3 हिस्से करके इसको समझ सकते हैं। पहला सोवियत संघ, दूसरा क्यूबा और अमेरिका। क्यूबा जो था वो अमेरिका से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है। सबसे पहले क्यूबा को हमको समझना है, क्यूबा क्या था। तो क्यूबा एक देश था जो अमेरिका के निकट लगा हुआ एक देश था, द्वीपीय देश था। जैसे देख सकते हो आप, मान लो ये अमेरिका है तो यहाँ पर एक जो है क्यूबा है, इस तरीके से क्यूबा है। और जिस पर जो है देश है जिसे सोवियत संघ कूटनैतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करता था। मतलब कहने का मतलब है क्यूबा एक द्वीपीय समूह है, अमेरिका का से लगा हुआ एक द्वीपीय समूह है, और इसको सोवियत संघ जो है उस पर एक सहायता प्रदान करता है, कूटनैतिक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करता है उसको। और उस समय पर क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिडेल
कास्त्रो, उस समय पर क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? फिदेल कास्त्रो। एनसीईआरटी बुक में जो है आपको ये सब पढ़ने को मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। और क्यूबा के बारे में आप समझ चुके हो। जैसे कि मैंने बताया, क्यूबा क्या था? एक देश था, द्वीपीय देश था। किससे लगा हुआ देश था? अमेरिका से। परंतु वहां पर जो है उसको सहायता प्रदान कौन करता था? सोवियत संघ। अब हम देखते हैं सोवियत संघ जो है क्या घटना घटा, मिसाइल संकट जो था क्यूबा का वो क्या था उसके बारे में। सोवियत संघ, बात जो है अप्रैल 1961 की है। सोवियत संघ ने क्या किया उस पर? तो 1961 में, अप्रैल 1961 में जो है सोवियत संघ के नेताओं को जो है चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा के राष्ट्रपति का जो है तख्तापलट ना कर दे। मतलब कहने का मतलब है कि सोवियत संघ को अप्रैल 1961 में ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका के जो नेता लोग हैं वो क्यूबा के राष्ट्रपति का, कौन थे राष्ट्रपति? फिदेल कास्त्रो, उसका तख्तापलट ना कर दें। ये चिंता किसको सता रही थी? सोवियत संघ को। इसके लिए सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ के नेताओं ने, जो नेता कौन थे? निकिता खुर्सचेव, बुक में ये आपको पढ़ने को मिल सकता है, ने क्यूबा को जो है अपने सैनिक, मतलब कहने का मतलब ये है कि सोवियत संघ के नेता जो थे वो क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों में बदलना चाहते थे। लिखा हुआ है, मैंने बुक में भी देख सकते हो आप। क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डों में के रूप में बदलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस कारण उन्होंने 1962 में खुरुश्चेव ने जो है क्यूबा पर परमाणु हथियार तैनात करा दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अप्रैल 1961 के अंदर में सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सताने लग गया कि अमेरिका कहीं क्यूबा के राष्ट्रपति का तख्तापलट ना कर दे, और तख्तापलट हो जाएगा तो मतलब अब सोवियत संघ का उसके ऊपर में जो सहायता प्रदान कर रहा था अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? जो सैनिक अड्डा बदलना चाहता था रूस को, सोवियत संघ जो है क्यूबा को अपने सैनिक अड्डे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था। तो इसी चिंता की वजह से उसने क्या किया? वहां पर जो है परमाणु हथियार, क्यूबा पर परमाणु हथियार तैनात करा दिया। और ये हथियार तैनाती जो है पहली बार, ये जो हथियार तैनाती हुआ वो पहली बार जो है अमेरिका के सबसे नज़दीक था, जिससे जो है पहले से लगभग दुगने स्थान पर, दुगने क्षेत्रफल पर, एरिया पर हमला कर सकता था। कौन? सोवियत संघ। किसके ऊपर में? तो अमेरिका के ऊपर में। अब इन पूरी घटना का पता जो है अमेरिका को कब चला? 3 हफ्तों बाद। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, अमेरिका इस पूरी घटना की जानकारी जो है उसको 3 हफ्ते बाद लगी। 3 हफ्ते बाद जब उसको घटना का पता चला तो उस समय पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ मैंने लिखा है जॉन एफ कैंडी, बुक में भी देख सकते हो आप, उसका नाम जॉन एफ कैंडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका उस समय पे जॉन एफ कैंडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको जब 3 हफ्ते बाद जब इस पूरी घटना का जानकारी मिला तो अमेरिका ऐसा कुछ भी करने से बचना चाह रहा था जिससे जो है कोई परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। और इसके लिए उन्होंने जो है अमेरिका के जंगी बेड़ों को आदेश दिया कि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। मतलब क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जो जहाज़ है उनको रोका जाए। अमेरिका चाहता था कि भाई शांति से इस पूरे समस्या को जो है हल कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ करने से हिचकिचा रहे थे कि भाई ऐसा कुछ करेंगे तो मान लो परमाणु युद्ध ना हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जो जहाज़ थे उनको जो है रोकने का प्रयास किया। और इस तरह जो है अमेरिका सोवियत संघ को जो है पूरे मामले के प्रति जो है गंभीर चेतावनी देना चाहता था। और ऐसी स्थिति में लग रहा था कि जो है युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप से जाना जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति बन गया था उस समय पर, सोवियत संघ
और अमेरिका के बीच में कि ऐसा लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। और इसी पूरी घटना को जो है, जो ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। ये था क्यूबा मिसाइल संकट। अब उस समय पर ये जो पूरा घटना हुआ वो क्यूबा को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में पूरा मतभेद एक तरीके से कह सकते हो हुआ, और ऐसी संवेदनशील स्थिति पैदा हो गया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि अब दोनों देशों के बीच में युद्ध होगा। परंतु सभी पूरी दुनिया जो है उस समय पर इन दोनों के बीच में जो मतभेद चल रहा था, जो क्यूबा को लेकर था, उससे ऐसा सहमा हुआ था कि परमाणु युद्ध होगा। अमेरिका भी चाहता था कि परमाणु युद्ध ना हो। इसके लिए जो है उन्होंने उनके जहाज़ों को रोकने का प्रयास किया, एक चेतावनी देने का प्रयास किया कि ये युद्ध रुक जाए। और इसी पूरी घटना को जो है क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। और सीबीएसई बोर्ड में कई बार शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस भी बन सकता है, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या अभिप्राय है या आप क्या समझते हो। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। अब बात आता है क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का जो है एक चरम बिंदु था। शीत युद्ध जो शुरुआत हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि जो है 1945 से लेकर 1991 तक का, 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय था वो पूरा एक शीत युद्ध का दौर कहलाता है। इसका चरम बिंदु जो है क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है वो इसका चरम बिंदु कहलाता है। इसका क्या क्या कारण था, तो कुछ कारण जो है यहाँ पर है, मैं बता रहा हूँ। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका तथा इसके साथी देशों के मध्य प्रतिद्वंद्विता, तनाव, संघर्षों की एक श्रृंखला जारी रहा। मतलब पूरे शीत युद्ध के दौर में क्यूबा मिसाइल संकट जो घटना घटा, उसके बाद पूरे शीत युद्ध का जो दौर था उसके अंदर में सोवियत संघ और अमेरिका, इनकी साथी देशों, इनके जितने भी छोटे छोटे देश जो इनके ग्रुप में शामिल थे, उनके मध्य, उनके बीच में प्रतिद्वंद्विता, मतलब एक कंपटीशन शुरू हो गया। और तनाव, हर समय एक तनाव, उनके बीच में संघर्षों की एक श्रृंखला, एक चेन शुरू हो गया। दूसरा सेकंड जो है इसका देख सकते हो कारण, इन महाशक्तियों के मध्य विचारों की जो है लड़ाई शुरू हो गया, जिसमें संपूर्ण विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को जो है सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है, इसकी होड़ शुरू कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि महाशक्तियों के मध्य में विचारधाराओं की लड़ाई जो है शुरू हो गया। इसमें संपूर्ण विश्व के अंदर में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से अपने देश को सबसे आगे करने की, बेहतर बनाने की सिद्धांतों को लेकर एक होड़ शुरू हो गया कि कौन महाशक्ति जो है आगे निकल जाए। इसका जो है एक तरीके से प्रतिद्वंद्विता जो है इनके बीच में, कंपटीशन जो है इनके बीच में शुरू हो गया। इसीलिए ये पूरा दौर जो है एक संवेदनशील दौर कहलाता है, क्योंकि एक ग्रुप आगे जब बढ़ने का प्रयास करता तो दूसरा भी जो है अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करता, उसको पीछे छोड़ने का प्रयास करता। इसी दौर में जो है कह सकते हो शक्ति संतुलन का एक कॉन्सेप्ट भी आया, जिसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। अपनी शक्ति को जो है दूसरे के मुकाबले मजबूत बना के रखना, ताकि कोई उस पर हमला ना कर दे। तीसरा पॉइंट इसमें जो है, इसमें देख सकते हो कि इसने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया। इसने पूरे विश्व को, जो शीत युद्ध का जो दौर पूरा था, जो क्यूबा मिसाइल संकट जो घटना घटा, उसके बाद जो है पूरा विश्व जो है दो हिस्सों में बट गया, बांट दिया। पश्चिमी देशों की अगुवाई करने वाला अमेरिका, दो ग्रुप कौन कौन से थे, जैसे कि बता दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो दो ग्रुप में
बांट दिया और दोनों ग्रुप में जो है पश्चिमी देशों की जो अगुवाई कर रहा था, पश्चिम के देश जितने भी देशों का जो ग्रुप था उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। और जिसका मुख्य विचारधारा उदारवादी, लोकतंत्र तथा पूंजीवादी था। उदारवादी, लोकतंत्र और पूंजीवादी विचारधारा जो है किसका था? अमेरिका का, जो पश्चिमी देशों की अगुवाई कर रहा था। दूसरी ओर पूर्वी गठबंधन था, पूर्वी देशों का गठबंधन था, उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? तो सोवियत संघ कर रहा था। और जिसका मुख्य विचारधारा क्या था? समाजवाद, साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद जो है विचारधारा सोवियत संघ का था, जो इनसे प्रेरित थे। और पूर्वी गठबंधनों की जो है, पूर्वी देशों की गठबंधनों की अगुवाई भी सोवियत संघ कर रहा था। ये दोनों ग्रुप जो है पूरे शीत युद्ध के दौरान जो है इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इनके बीच में तनाव, इनके बीच में संघर्ष, इनके बीच में अपनी राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है संघर्ष चलता रहा। और इस तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट को। अगर एग्जाम में तुम्हारे आप सभी से पूछा जाए कि जो है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और किस तरीके से जो है इनके चरम बिंदु क्या रहे, तो ये आप बता सकते हो। और अगला टॉपिक जो हमारा होगा शीत युद्ध क्या है, उसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। आप सभी को लगभग समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न या कोई भी समस्या हो तो आप मुझे जो है, मैंने बता ही दिया कि व्हाट्सअप आप कर सकते हो या चैनल पे जो है कमेंट्स करके जो है आप बता सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं दोबारा से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो टॉपिक हमारा होगा शीत युद्ध क्या है, उसके ऊपर में। थैंक यू।